दोस्तों नमस्कार। मैं हूं रोमा और आप देख रहे हैं न्यूज नशा। दोस्तों हमेशा की तरह आज भी हम राजस्थान की बड़ी खबरों पर चर्चा करने जा रहे हैं। भजनलाल शर्मा और यूडीएच मंत्री छाबर सिंह खरा के बीच सीएमओ में हुई लंबी बैठक जो प्रदेश की राजनीति में नए समीकरणों की ओर इशारा कर रही है, उस पर बात करेंगे। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का अजमेर शरीफ दरगाह का बचाव करते हुए क्या बयान सामने आया है जिसने राजनीतिक हलकों में हलचल मचा दी है, इस पर बात करेंगे। वहीं राजस्थान के भाजपा अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद मदन राठौर को शुक्रवार को फोन पर जान से मारने की धमकी मिली है। उस समय वो दिल्ली में थे। इन सभी मुद्दों पर बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ इस समय मौजूद हैं राजस्थान से सीनियर जर्नलिस्ट रमेश गांधी जी। रमेश गांधी जी नमस्कार, स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद रोमा जी। जी, मेरा पहला सवाल आपसे ये है कि भजनलाल शर्मा और छाबर सिंह खरा की सीएमओ में हुई बैठक से क्या संकेत मिलते हैं? क्या ये कोई नया गठबंधन है या बड़ा फैसला हो सकता है इस मीटिंग से? इस पर आपकी क्या राय है? आज मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने अपने सीएमओ में विभाग वाइज जो समीक्षा कर रहे हैं, आज उन्होंने यूडीएच मंत्रालय के आला अफसरों के साथ और यूडीएच मंत्री झावर सिंह खर्रा के साथ स्थानीय शासन विभाग के मुद्दों पर चर्चा की है और विशेषकर राजस्थान में वह नए नवाचार करने जा रहे हैं यूडीएच मंत्रालय में, उसके बारे में चर्चा की है। उसके बाद वह निरंतर मीटिंगों में ही सीएमओ में व्यस्त रहे। उन्होंने दूसरी मीटिंग राजस्थान राइजनिंग सीनेट की जिसमें आला अधिकारियों से फीडबैक लिए तो क्या क्या नए नवाचार किए जा सकते हैं उसके बारे में मंत्रणा की। हम हमारे दर्शकों को, पाठकों को बता दें कि 9 तारीख को राजस्थान राइजनिंग सीनेट का आगाज हो रहा है, जिसके उद्घाटन के लिए देश के लोक कल्याणकारी सर्वहारा वर्ग के लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उसका उद्घाटन करेंगे। आज समीक्षा मीटिंग करने के बाद सारे आला अफसरों को एक बस में भरकर मुख्यमंत्री भजनलाल पिंक सिटी जयपुर के प्रमुख मार्गों पर गए और उन्होंने आला अधिकारियों से फीडबैक भी लिया है कि क्या क्या सौंदर्यीकरण में हम सड़कों की दोनों तरफ अच्छी सड़कें और देश विदेश से कॉरपोरेट जगत की महान हस्तियां पिंक सिटी में आएंगी, उनके लिए क्या क्या नए नवाचार कर सकते हैं उसके बारे में आज उन्होंने दिन भर मंत्रणा की है। और सारी टीम, सारे आला अफसर, चीफ सेक्रेटरी से लेके यूडीएच मंत्रालय के सभी विभागों के अफसर लोग उनके साथ थे और फीडबैक के बाद उन्होंने गाइडलाइन दी है कि जयपुर में इतनी सुंदरता और इतना जबरदस्त तरीके का आकर्षण रहे कि आने वाले उद्योगपति जयपुर की सीनेट की तारीफ वर्षों तक करते रहें। वहीं उन्होंने एकल विंडो खिड़की पर भी जोर दिया है कि सारे उद्योगपतियों को एक छत के नीचे सारी सुविधाएं मिले। इस पर भी आज उन्होंने अपनी मीटिंग में फोकस डाला है। कुल मिलाकर मुख्यमंत्री भजनलाल अब केवल एक ही चीज पर ध्यान दे रहे हैं। 9, 10, 11 को होने वाली राजस्थान राइजनिंग सीनेट ऐतिहासिक रहे, सफल रहे और राजस्थान के इतिहास के पन्नों में 2024 में जैसे भारतीय जनता पार्टी ने विधानसभा की सत्ता हासिल कर जनता को वादे किए थे, वह मुख्यमंत्री जाती हुई 2024 दिसंबर में सूबे की जनता को, छात्रों को,
बेरोजगार नव युवक और युवतियों को, मजदूरों को इतनी बड़ी सौगात देने जा रहे हैं कि जिसकी किसी ने कल्पना नहीं की होगी। जी। फिर उसके बाद वह 12, 13 और 14 से राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी भजनलाल सरकार को 365 दिन, एक वर्ष पूर्ण होने पर उन उपलब्धियों को भी लेकर वह जनता के बीच में जाएंगे और उन्होंने विकसित राजस्थान का सपना और कई कार्यक्रम बनाए हैं। उसके बाद वह शुरू होंगे और 1 वर्ष की वर्षगांठ पर जनता को और विकास के द्वार खोलेंगे और जवान, किसान, महिला, बुजुर्ग सभी को वह तोहफे देंगे। विकास के रूप में राजस्थान का नाम प्रगतिशील सूबे में सबसे अगाड़ी रहे, उस पर भी वह फोकस डालेंगे। जी। सर, एक खबर और बताई है आपने, मैंने डिस्कस भी किया था आपसे उसके बारे में। आपने बताया था कि अशोक गहलोत के अजमेर शरीफ दरगाह के बयान का राजनीतिक और सामाजिक प्रभाव क्या पड़ सकता है? जैसे कि आपने बताया था कि उन्होंने एक बयानबाजी की, आखिर क्या बयानबाजी की? आप पूरे विस्तार से हमारे दर्शकों को बताएं। देखिएगा, अशोक गहलोत ने 7 सीटों हारने के बाद अभी तक कोई प्रतिक्रिया अखबार नवीसों के समक्ष नहीं जाहिर की थी और वह अखबार नवीसों से दूरी बनाए हुए थे। लेकिन ये एक ज्वलंत मुद्दा अजमेर दरगाह शरीफ के खिलाफ अजमेर के एक हिंदुत्व नेता ने न्यायालय में एक वाद प्रस्तुत किया है, एक याचिका दायर की है और उसमें उल्लेख किया गया है कि अजमेर दरगाह शरीफ जहाँ है वहाँ पहले महिषापूर्ण महाकाल शिव जी का मंदिर था। इसकी जांच कराई जाए और इसके बारे में न्यायालय एक कमेटी बनाए जिस पर 20 तारीख की सुनवाई मुकर्रर की गई है। कुल मिलाकर इस मुद्दे पर अभी तक अशोक गहलोत शांत बैठे हुए थे, लेकिन अल्पसंख्यकों और मुस्लिम नेताओं के दबाव में आकर उन्होंने आज अखबार नवीसों से कहा है कि अजमेर दरगाह शरीफ 800 वर्ष पुराना 36 कौमों का आस्था केंद्र बिंदु है। पंडित जवाहरलाल नेहरू भी यहाँ चादर चढ़ाते थे और कई प्रधानमंत्री, स्वर्गीय इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, अटल बिहारी वाजपेयी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्वयं अपनी चादर भेजते हैं। कुल मिलाकर ये दरगाह शरीफ बहुत ही आस्था का केंद्र है और इस पर राजनीति की जा रही है हिंदू संगठनों के द्वारा, वह निंदनीय है। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर अप्रत्यक्ष तीखा हमला बोला है कि वह हिंदूवादी संगठनों के माध्यम से मुस्लिम संप्रदाय के मस्जिदों को खुर्द बुर्द करने का ताना बाना बनवा रहे हैं। इसका मैं विरोध करता हूं। उन्होंने प्रधानमंत्री से यह भी गुजारिश और अपील की है कि वह अपने ही संस्था के, अपनी पार्टी के संबंधित लोगों को लगाम लगाएं और उनसे इस प्रकार के कृत्य न करवाएं कि सूबे में और देश में सांप्रदायिकता का माहौल बन जाए और लोग एक दूसरे की जान लेने पे आमादा हो जाए। कुछ दिन पूर्व ही एक मस्जिद की नापातोली को लेकर, जहां मंदिर है जी। ज्ञान व्यापी, वहां दंगा भड़का है। ऐसा ही बिल्कुल। दंगा कहीं अजमेर में न भड़क जाए, इस पर भी उन्होंने चिंता जाहिर की है। कुल मिलाकर वह मुस्लिम संप्रदाय पर अपनी पेठ बनाने के लिए अजमेर दरगाह शरीफ पर राजनीति कर रहे हैं, जबकि प्रदेश सुप्रीमो गोविंद सिंह डोटासरा, प्रतिपक्षी नेता टीकाराम जूली और अन्य नेताओं ने, सेंट्रल के नेताओं ने, प्रवक्ताओं ने अभी तक इस ज्वलंत मुद्दे पर कोई अपनी प्रतिक्रिया जाहिर नहीं की है।
मात्र अशोक गहलोत मुस्लिम समुदाय में वाहवाही लूटने के लिए अखबार नवीसों को वक्तव्य दे रहे हैं। जी, बिल्कुल। सर, मेरा अगला सवाल आपसे ये है कि जो बीजेपी के नेता हैं, प्रदेश अध्यक्ष हैं, राजस्थान के और सांसद भी हैं, मदन राठौर को इस समय धमकियाँ मिल रही हैं फ़ोन पर लगातार। तो क्या ये राजनीतिक प्रतिशोध का संकेत है या फिर कुछ और? कौन दे रहा है? कौन इंसान हो सकता है उन्हें धमकी देने वाला? देखिए, मदन राठौर बहुत सीधे, सच्चे और स्पष्टवादी नेता हैं। वह निर्भीक और बेबाक विचार रखते हैं। उन्होंने देवलियारा प्रकरण में नरेश मीणा थप्पड़ कांड में भी यही प्रतिक्रिया जाहिर की थी कि लोकतंत्र में हिंसा का कोई स्थान नहीं होता है, और जो लोग हिंसा कर लोकतंत्र में स्थापित होना चाहते हैं, जनता उन्हें कभी अंगीकार नहीं करती है। और नरेश मीणा की हार पर भी उन्होंने यही कहा था। कुल मिलाकर शायद नरेश मीणा समर्थक, जो कि काफी उतावले उसमें छात्र और कुछ लोग हैं, उनके द्वारा भी धमकी दी जा सकती है, या फिर कांग्रेस के द्वारा भी कोई कार्यकर्ता द्वारा धमकी दी जा सकती है। मदन राठौर का किसी चीज से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन वह इस धमकी से डरने वाले नहीं है। उन्होंने कहा, मैं इसी धमकियों से डरता नहीं हूं। उन्होंने इसकी पुलिस में रिपोर्ट भी करा दी है। पुलिस बहुत बारीकी से जांच कर रही है। जी। सर, आप कांग्रेस की तरफ इशारा क्यों कर रहे हैं? क्या उनकी कोई आपसी रंजिश है इस पार्टी को लेकर? कांग्रेस की ओर इशारा किस लिए किया आपने? देखिएगा, मदन राठौर ने गोविंद सिंह डोटासरा और अन्य नेताओं पर चुनाव के समय में तीखे हमले बोले थे और जी। दावा करा था कि 7 सीटें भारतीय जनता पार्टी इस चुनाव में हासिल करेगी, लेकिन जी। 5 सीटें मिल पाई और कांग्रेस को 1 सीट मिली। इसलिए बौखला कर शायद कांग्रेसी लोगों ने हम्म। उनको धमकाने की कोशिश की गई होगी। अब ये धमकी का फोन क्यों, जी। कैसे और किसने करवाया, इसकी जांच चल रही है। जांच के बाद ही स्पष्ट होगा, क्योंकि मदन राठौर ऐसे उग्रवादी वक्तव्य कभी नहीं देते। बहुत शालीन, सज्जन और गंभीर प्रवृत्ति के वो नेता हैं। जहां एक और कोटा शहर में हम्म। विद्युत का निजीकरण और पानी का निजीकरण होने का सरकार संकेत दे रही है, उसमें पहले जलदाय विभाग के हजारों लोगों ने प्रदर्शन कर सरकार को सोचने पर मजबूर किया था। लेकिन अब फिर आज विद्युत महकमे के सारे आला अफसर से लेकर चपरासी तक हजारों लोगों ने आज संभाग, जिला और शहर, तहसील, ब्लॉक स्तर पर जंगी प्रदर्शन किया है और सरकार को चेतावनी दी है कि वह अगर विद्युत का निजीकरण करेगी तो कर्मचारी सड़कों पर आकर इसका जबरदस्त विरोध करेंगे और विद्युत व्यवस्था ठप कर देंगे। वहीं अभी तक 38 लाख रुपए की फाइनेंस कंपनी के व्यक्ति की लूट के आरोपी पुलिस की गिरफ्त में अभी तक नहीं आ पाए हैं। पुलिस काफी ताबड़तोड़ टीमें बनाकर कार्रवाई कर रही है, लेकिन वह लुटेरे अभी पुलिस की गिरफ्त से काफी दूर नजर आ रहे हैं। इस घटना से शहर में बहुत ही व्यापारी अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रहा है और दिन दहाड़े पास कॉलोनी बल्लभबाड़ी जैसी जगह से चोर उठाए गए नकबजन लोग एक व्यापारी को, एक फाइनेंस कंपनी के अधिकारी को गाड़ी में उठाकर ले जाएं, पुलिस वर्दी में आए और 38 लाख रुपए लूट कर उसे हैंगिंग ब्रिज पर छोड़ दें। इस घटना के पीछे किसका षड्यंत्र है,
और कैसे प्लानिंग से की गई है, अभी तक पुलिस इसका खुलासा नहीं कर पा रही है। इससे जनता में भी आक्रोश है। सर, इन तमाम खबरों के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम में जुड़े हमारे साथ, धन्यवाद। नमस्कार। धन्यवाद। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें ट्विटर पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज नशा।